नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कशन करेंगे 27 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में। नेशनल अफेयर्स में फर्स्ट जो न्यूज़ है, कंट्रीज फर्स्ट नेचर सफारी इन बिहार। दोस्तों, बिहार में भारत देश का पहला नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी, उन्हीं का चित्र दिख रहा होगा। तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर की पहाड़ियों के बीच 19 करोड़ की लागत से 500 हेक्टेयर में बने नेचर सफारी का उद्घाटन किया। और यह देश की पहली नेचर सफारी है जहां सस्पेंशन ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। यानी इट इज द फर्स्ट नेचर सफारी इन द कंट्री वेयर द सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। दोस्तों, सफारी भ्रमण के क्रम में सीएम ने रोप साइकिलिंग, जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राइफल शूटिंग रेंज, आर्चरी शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया। यानी ग्लास स्काई वॉक, ये भी पहाड़ इस तरह से अनूठा, ये आप देखिए इसी पे खड़े हुए हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 मीटर लॉन्ग स्काई वॉक हैंगिंग इन द एयर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन विल इजिली अट्रैक्ट टूरिस्ट। यानी यह पर्यटकों को आकर्षित करेगा। स्काई वॉक या ग्लास स्काई वॉक है। दोस्तों, सस्पेंशन ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। यानी ग्लास स्काई वॉक से थोड़ी दूर में ही दो पहाड़ियों के बीच सस्पेंशन ब्रिज है। इससे पर्यटक एक छोर से दूसरी छोर तक जाकर लौट सकेंगे। जिप लाइन भी बनाया गया है। द 800 मीटर लॉन्ग जिप लाइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन नेचर सफारी। दोस्तों, जिप लाइन, इसके बाद जिप लाइन साइकिल भी है। इसमें केबल पर साइकिल चलाते हुए पर्यटक एक छोर से दूसरे छोर तक आ जा सकेंगे। नेक्स्ट है नेचर कैंप एरिया और शूटिंग आर्चरी रेंज, बच्चों के लिए तीरंदाजी व शूटिंग की भी व्यवस्था की गई है। नेचर ट्रेल, यह जो है जंगल में घूमने के लिए 8 किलोमीटर तक लंबा नेचर ट्रेल बनाया गया है। इसके तहत साइकिल ट्रैक भी बना है और बटरफ्लाई एंड कैक्टस गार्डन भी विकसित किया गया है। कैफेटेरिया भी है पर्यटकों के लिए। नेचर सफारी के भीतर कैफेटेरिया भी बनाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर है। बिहार में देश का पहला नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द पिटीशन सीकिंग ए स्टे ऑन द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। दोस्तों, इसको लेकर के बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसे चुनावी बॉन्ड कहा जाता है, इस पर लेकर विपक्ष काफी हो हल्ला मचाए रखता है। वह बोलता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इसके फंड को आतंकवादी गतिविधियों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा था, यह जो है, लेकिन अब 1 अप्रैल से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो कि अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश कहां, पुदुचेरी में हो रहा है। तो विधानसभा चुनाव के आगामी 1 अप्रैल से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही क्या है, विवादों में घिरा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू बैन द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड फ्रॉम अप्रैल 1 अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन टू बी हेल्ड इन 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी स्टेट, यानी असम, तमिलनाडु, केरल एंड पुदुचेरी। तो यह जो है एक तरह से केंद्र सरकार को राहत मिली है। अब दोस्तों, क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? तो यह 2018 में स्टार्ट किया गया था। इस बॉन्ड की शुरुआत की गई थी। तो इसमें राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कारपोरेट संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। और इस चुनावी बॉन्ड में 1000, 10,000, 1 लाख एंड 1 करोड़ रुपए के मल्टीपल में खरीदे जा सकते हैं। और ये बॉन्ड दोस्तों देश भर में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया, इसी के तहत यह उपलब्ध होंगे इन्हीं ब्रांचेज में। यानी चुनावी बॉन्ड सिर्फ वही खरीद सकते हैं जिनके खाते का केवाईसी वेरीफाइड होगा, और चंदा देने वाले लोग भी इन बॉन्ड्स को अपनी पसंद की पार्टी को बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के भीतर देना होगा, और पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को बैंक में वेरीफाइड अकाउंट के जरिए कैश कराएंगे, और बॉन्ड पर चंदा देने वाले का नाम नहीं होगा, इसकी डिटेल सिर्फ बैंक के पास होगी। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत उन्हीं रजिस्टर्ड कंपनियों को चुनावी बॉन्ड के तहत फायदा दिया जा सकता है जिन्होंने लेटेस्ट लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और पार्टियों को बॉन्ड कलेक्ट करने के लिए बैंक में अपना खाता खोलना पड़ेगा, यानी अकाउंट खोलना पड़ेगा, और इसे चुनाव आयोग से वेरीफाई कराना पड़ेगा, यानी चुनाव आयोग इसको जो है वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया होती है। तो केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक हर तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों तक बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। तो चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के शुरुआती यानी 10 से 15 दिनों में यह खरीदे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में अतिरिक्त 30 दिनों तक यह बॉन्ड उपलब्ध रहते हैं। हालांकि यह 30 दिनों की यह अवधि केंद्र सरकार निर्धारित करता है, और चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखा जाएगा, और इन बॉन्ड्स पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। तो यह जो है, और देश में एसबीआई की 29 ब्रांचेस को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने, उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है, और ये शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की हैं। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के 12 स्टेप पूरे हो चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा 30.67% हिस्सा मुंबई में बेचा गया, और इनका सबसे ज़्यादा 80.50% हिस्सा दिल्ली में भुनाया गया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा के घेरे में रहता है, और खासकर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हैं। और यह बॉन्ड किसे मिलता है? जो पार्टियां 1% कम से कम वोट पाई हों, वही इस बॉन्ड के अधिकारी होते हैं। अब बढ़ें आगे, तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो यूएस इंक्लूडेड इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय अफ्रीकन स्वाइन फीवर। दोस्तों, अपने देश में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर खासकर असम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पाया गया था। तो अमेरिका ने अधिसूचित किया है कि भारत को अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल कर लिया है, और इसके साथ ही अब देश से पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लग जाएगा, यानी सुअर के मांस का अब आयात नहीं कर पाएगा। यानी कह सकते हैं कि अब अमेरिका में, चूंकि अमेरिका में बहुत सारा यह पोर्क का भारत निर्यात करता था, तो अमेरिका के कृषि, पशु और वनस्पति स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा विभाग ने कहा कि भारत को उन क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है जिसे हम अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित मानते हैं। तो इस तरह से ASF यानी अफ्रीकी स्वाइन फीवर इज ए हाईली कंटेजियस डिजीज अकरिंग इन वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग्स। इट कैन स्प्रेड रैपिडली इन पिग्स। यानी दोस्तों, यह सुअरों में बहुत तेजी से फैलता है, इवन इसीलिए सुअरों को मारने का आदेश सरकारें दे देती हैं। और यह विश्व के यानी अफ्रीका महाद्वीप के कीनिया से स्टार्ट हुआ, यूरोप महाद्वीप में फैला, अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों में फैल गया, और फिर यूरोप महाद्वीप के 3 देशों में, ऐसे बढ़ते बढ़ते एशिया में 2018 में चीन में आकर के प्रभावित किया, और चीन में लाखों सुअरों को मार दिया गया, फिर वियतनाम में, इस तरह से यह बढ़ता चला गया। तो यह सुअरों से फैलता है। इवन कहा जाता है कि अगर यह इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो सुअर ने अगर कोई चारा खाया उसको छोड़ के जाता है और स्वस्थ सुअर उसे खा लेता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। हालांकि अभी मानव में इसके मतलब दिखाई नहीं दिए हैं, तो इस तरह से यह, लेकिन इन सुअरों के मांस को खाने से हो सकता है कि मानव में भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। तो पिछले साल 9 मई को भारत के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने जो है यह अमेरिका को यह बताया अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, और 13 मई को इन्होंने इस क्षेत्रों की सूची में शामिल किए गए जहां अफ्रीकन स्वाइन फीवर मौजूद है या ऐसा माना जाता है। तो ये नोटिस दे दी गई थी। और भारत का 2020 में पोर्क और संबंधित उत्पादों का जो निर्यात था, दोस्तों देख रहे हैं ना, 5 लाख अमेरिकी डॉलर का था, और यह अब बैन हो जाएगा। तो यह एक तरह से देखा जाए तो नुकसानदेह है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। अब
थोड़ा सा जान लीजिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर है क्या। तो यह बीमारी सुअरों को में फैलती है, इसके मनुष्य में फैलने की आशंका बहुत कम होती है। यह वायरस जो है अस्फरविरिडे परिवार से जो है संबंध रखता है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद दूसरों जो सुअरों की 1 सप्ताह में मौत हो जाती है। इसमें मतलब 100% मौत की गारंटी अगर पकड़ ले रहा है। तो इसमें तेज बुखार, उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ और जो है खांसी भी होती है। तो इस तरह का ये कह सकते हैं कि मानव में भी अगर ये लगातार अगर यह फैल रहा, उस क्षेत्र में पूरा संक्रमित हो गया, तो अभी बहरहाल इसके केस मानव में नहीं दिखे हैं। तो इस वायरस का सबसे पहला मामला 1907 में केनिया में देखा गया था। केनिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी राजधानी नैरोबी है। इसके बाद अफ्रीका और फिर पुर्तगाल में यह फैल गया। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अफ्रीकी स्वाइन फीवर के हालिया आउटब्रेक का असर चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड इंडोनेशिया में पड़ा। यानी चीन में इस फीवर का पहला आउटब्रेक 2018 में हुआ। इसके बाद अब तक के देश के करीब 10 लाख से अधिक सुअरों को मारा जा चुका है। वहीं वियतनाम में भी इस बीमारी का आउटब्रेक 2019 में हुआ था और तब से अब तक देशों में 60 लाख सुअर मारे जा चुके हैं। और इस तरह से अपने भारत में भी आया, फिर भारत ने मई में अमेरिका को बताया और अमेरिका ने अब इसे बैन करने की बात कर दी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A। यानी दोस्तों, जैसे हम लोग अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरह से यह पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठा है। तो ऐसे में हमें अवेयर रहना होगा। तो पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पाकिस्तानी सेना ने मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के एक बयान में कहा कि यह मिसाइल 900 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बना सकती है। तो इस तरह से ISPR, अकॉर्डिंग टू ISPR, शाहीन 1 इज ए हाईली एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट एंड एडवांस नेविगेशन सिस्टम। दोस्तों, अर्लियर ऑन फरवरी यानी पिछले कह सकते हैं इसी साल उसने 3 यानी 290 किलोमीटर की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। फिर 20 फरवरी को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का भी परीक्षण किया था और यह मिसाइल 2750 यानी 2750 किलोमीटर तक निशाने को भेज सकती है। और पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल का भी फरवरी में ही परीक्षण किया और यह शाहीन 1A। तो इस तरह से 290, 450, 900, 275 यानी हर तरह की रेंज की मिसाइलों का वह परीक्षण कर रहा है। तो ऐसे में भारत को भी सचेत रहना होगा कि पड़ोसी दोनों ओर से सक्रिय है, चाहे इधर पाकिस्तान हो चाहे इधर चीन हो। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जो है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में वेटरन सिंगर आशा भोसले सिलेक्टेड फॉर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, स्टेट हाईएस्ट ऑनर। तो महाराष्ट्र सरकार ने महान गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए नामित किया गया, जो कि महाराष्ट्र सरकार का यह सर्वोच्च सम्मान है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा भोसले को वर्ष 2020 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, इसके अंदर 1996 में स्थापित किया गया था यह पुरस्कार और राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए पहचान बनाने के लिए दिया जाता है और यह 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। भोसले की बहन लता मंगेशकर, इनका नाम तो सुना ही होगा, 1997 में यह पुरस्कार जीत चुकी हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इंडिया टॉप कंट्रीज रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम जापान सिंस 2003 यानी 2003 के बाद से जापान जो है, जापान से सबसे ज्यादा वित्तीय मदद पाने वाला देश भारत है। तो एक उद्योग निकाय ने कहा है कि भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यानी इंडिया हैज बीन द कंट्री विद द मोस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ODA from the government of Japan since 2003. An industry body has said that the India has overtaken China in this matter. भारत को जापान के ODA के महत्व पर एक वेबिनार के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान
अनुसंधान परिषद इसको कहेंगे, एक्रियर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसको ICRIER कहते हैं। इसने कहा है कि 2003 से भारत जापान से, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन है, तो ऋण हासिल करने वाला शीर्ष देश है। इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, जो कि काफी साल पहले स्थान पर रहा है चीन। तो इस तरह से एक्रियर ने कहा है कि 2010 से 2020 के बीच जापान ने भारत में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण दिया। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपर्क परियोजनाएं भी शामिल हैं। एक्रियर में जापान कार्यक्रम जो है यह स्थापित कब किया गया था, 2007 में, और इस कार्यक्रम के तहत अवसरों का लाभ उठाने तथा भारत जापान आर्थिक और राजनीतिक या रणनीतिक संबंधों की चुनौतियों को दूर करने के लिए गहन शोध अध्ययन और नियमित वार्ताएं की गई हैं। एक्रियर के चेयरमैन कौन है, प्रमोद भसीन। उन्होंने कहा कि आगे चलकर एक्रियर में जापान केंद्र स्थापित करेगा, जापान केंद्र स्थापित करेगा। इसके जरिए सामूहिक शोध और भारत और जापान के विशेषज्ञों के बीच वार्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि भारत और जापान के बीच इस समय संबंधों में काफी प्रगाढ़ता है, आप देख सकते हैं कि जो क्वाड कंट्री है उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में पूरी तरह से यह देश चौक चौबंद हैं और चीन को चारों ओर से घेर रखे हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। नासिरा शर्मा रिसीव 29th व्यास अवार्ड। दोस्तों, व्यास सम्मान हमने बताया था ना कि के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, बिहारी सम्मान, शंकर सम्मान, यह 5 प्रकार के पुरस्कार देती है। जिसमें सरस्वती सम्मान क्या है कि 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज के साहित्यकार को दिया जाता है, जबकि व्यास सम्मान हिंदी के लेखकों, हिंदी साहित्य के लेखकों को दिया जाता है। तो नासिरा शर्मा प्रयागराज यानी इलाहाबाद से संबंधित है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से 29th व्यास सम्मान हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। हालांकि घोषणा पिछले वर्ष ही कर दी गई थी, और यह सम्मान उनके उपन्यास कागज की नाव, ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिष्ठित साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी ने उन्हें यह पुरस्कार दिया, और फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण ने प्रशस्ति पत्र का दिया, और साथ में इसमें 4 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह पुरस्कार वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों, उपन्यास संग्रह पारिजात के लिए वर्ष 2016 में इन्हें हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म 1948 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ था। इनके अन्य उपन्यासों में 7 नदियों एक समंदर, अक्षयवट, जीरो रोड, इलाहाबाद में जीरो रोड है, ठीकरे की मंगनी आदि शामिल है। तो इस तरह से 28वां व्यास सम्मान भी याद रखिएगा, कभी कभी पुराना भी पूछ लेता है एसएससी वगैरह में। तो प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतना प्रेम के लिए दिया गया था। और व्यास सम्मान भी 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में, खेल समाचारों में हम बात करेंगे AFC वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप 2022 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन दीज 3 सिटीज ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछ लेगा कि AFC वुमेन्स फुटबॉल एशिया कप कहां आयोजित होगा, मेजबान देश कौन होगा, कौन उसे होस्ट करेगा। तो हमारा भारत करेगा, और भारत के 3 शहरों में, यानी भारत में होने वाले AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन देश के 3 शहरों यानी नवी मुंबई, अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के मुकाबले 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक होंगे। तो महिला एशिया कप के मुकाबले में नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम, ये भी याद रखना, अहमदाबाद के ट्रांसस्टेडिया और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होंगे। AFC महिला एशिया कप के क्वालिफायर्स 13 से 25 सितंबर 2021 तक होंगे। भारत में 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का भी होना है। हालांकि यह 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह टल गया, तो यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस में। आज वर्ल्ड थिएटर डे है, रंगमंच दिवस। जब टीवी वगैरह नहीं होता था
तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा 1961 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी और इस अवसर पर किसी एक देश के रंगकर्मी द्वारा विश्व रंगमंच दिवस के लिए आधिकारिक संदेश जारी किया जाता। 1962 में फ्रांस के जीन काक्टे पहला अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने वाले कलाकार थे। कहा जाता है पहला नाटक एथेंस में एक्रोपोलिस में स्थित थिएटर ऑफ डायोनिसस में आयोजित हुआ था। यह नाटक 5वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का माना जाता है। इसके बाद रंगमंच पूरे ग्रीस में बहुत तेजी से फैला। तो इस तरह से यह दिन याद रखेंगे 27 मार्च। और भारत में रंगमंच का इतिहास भी काफी पुराना है। ऐसी मान्यता है कि नाट्य कला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ था। ऋग्वेद यजुर्वेद सुना है ना, तो ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम यमी पुरुर्वा उर्वशी आदि के कुछ संवाद भी हैं। इन संवादों को पढ़कर कई विद्वानों का कहना है कि नाटक की शुरुआत हमारे देश से ही हुई है। माना जाता है कि भरत मुनि ने नाट्य कला को शास्त्रीय रूप दिया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि इस समय यूनियन टेरिटरी स्टेट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे पुदुचेरी की। दोस्तों पुदुचेरी कहाँ अवस्थित है? 3 स्टेट में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी पुदुचेरी हैज 4 डिस्ट्रिक्ट, माहे यनम कराईकल एंड पुदुचेरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए आंध्र प्रदेश है तो यहाँ पे यनम है, और ये केरल में क्या है? माहे है, याद रखना। और ये पुदुचेरी है, और यहाँ नीचे है कारिकाल या कराईकल, याद हो जाएगा। पुदुचेरी भारतीय गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 4 जिले हैं इसमें, माहे यनम कराईकल और पुदुचेरी। मैंने यहाँ मैप में बता दिया, आगे अभी मानचित्र में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है, सबसे बड़ा शहर भी पुदुचेरी और कराईकल ही है। जनसंख्या 12 लाख यानी लगभग 12.5 लाख है, और घनत्व डेंसिटी इसका 2536 यानी 2536 पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसका एरिया 492 स्क्वायर किलोमीटर है। राजभाषा तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु है, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका गठन 1 नवंबर 1954 को, यहाँ पर दोस्तों फ्रेंच निवासी रहते थे, तो 1954 में फ्रेंच यहाँ से गए। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर राजन है। इससे पहले किरण बेदी हुआ करती थी, लेकिन उनको हटा करके यह कह सकते हैं अतिरिक्त भार इनको, पहले ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं और यहाँ का अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं। और दोस्तों मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी अब ये कार्यकारी हैं, चूंकि यहाँ पर चुनाव चल रहा है। अब जो जीत चुकी है, अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई। हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री यही हैं। अब चुनाव के बाद परिस्थितियां देखते हैं कौन वापसी करता है। और यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, यूनिकैमरल है। लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा की 1 है, और उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत यह आता है। अब थोड़ा सा मानचित्र में देख लिया जाए तो ये कहाँ है? यनम आंध्र प्रदेश में है। माहे यह भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट भी है। मैं पहले बता चुका हूँ 1176/1000 यानी 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक सेक्स रेशियो होने के कारण क्या है? यह केरल के अंतर्गत आता है, और केरल का सेक्स रेशियो क्या है? 1084/1000, याद हो जाएगा। पौंडीचेरी और यह कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में हैं। ये अक्सर आ जाता है एग्जाम में, खासकर एसएससी में 2012, 14, 16 इस तरह से परीक्षा आई हैं, लगातार यह प्रश्न आया हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और पुदुचेरी को द पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, द लिटिल फ्रांस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और पहले इसे पौंडीचेरी कहा जाता था। 2006 के बाद से आधिकारिक तौर पर इसे पुदुचेरी कहा जाने लगा। तो दोस्तों यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रांसीसी ये सब भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसे अध्यात्म की भूमि कहा जाता है दोस्तों। तो यह जो है महान ऋषि अगस्त की भूमि है। अगस्त ऋषि का नाम सुना होगा। अरविंदो आश्रम की स्थापना भी यहाँ 12वीं शताब्दी में और बढ़ी, जब यहाँ अरविंदो आश्रम की स्थापना हुई। और पैराडाइज बीच, ओरिविले बीच सुना होगा। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर आने के लिए। आरिकमेडु ऐतिहासिक जगह है, पुदुचेरी के 4 किलोमीटर दक्षिण में यह स्थित है। यहाँ रोमन कॉलोनियों के साथ व्यापार का प्रतीक है, और यहाँ पर डुप्लेक्स की विल्लनूर भी है। तो इस तरह से यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह से आज उत्तर देने वालों में जो हैं सुभाष रानी, राधे कृष्णा, अनुराग उपाध्याय, मार्फत खान, अमरजीत सिंह बल्लू, रुपिंदर कौर, खुशबू मिश्रा, दिलीप कुमार, अजय सिंह, रीना एम, सूरज उपाध्याय, मनु शर्मा।
पीयूष अवस्थी, सरबर्था बनर्जी, श्रवण खालिंग, सिकंदर यादव, बहात यूनिस, मोइन अहमद, विक्रम मंडल, त्रिवेणी बघेल, विवेक यादव, मुस्कान हारून शेख, निधि राठौर, ओम प्रकाश, तोहफा सबा तशकीन। इतने लोगों ने आज उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। कई लोगों ने थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन में क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें। जो है अब एक दो ही और लगभग और लोगों ने सभी लोगों ने लगभग उत्तर सही दिया है। एक आध लोगों से गलतियां हो रही हैं, इसको ध्यान रखेंगे आगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, वेयर हैज द फर्स्ट नेचर सफारी इन द कंट्री बीन एस्टैब्लिश्ड वेयर सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। यानी देश में पहला नेचर सफारी कहां स्थापित किया गया है जहां सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है? यूपी, बिहार, झारखंड या केरल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इलेक्टोरल बॉन्ड बिगन? इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014, 16, 18 या 20 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय पाकिस्तान? शाहीन 1A, शाहीन 7, शाहीन 3 या शाहीन 2? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय अफ्रीकन स्वाइन फीवर बाय अमेरिका? यानी हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल किया है? कतर, जापान, कोरिया या भारत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द 29th व्यास सम्मान अवार्ड? नासिरा शर्मा, अनीता देसाई, उर्वशी बुटालिया, किरण देसाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? AFC फुटबॉल एशिया कप 2022 will be held in which country? कतर, जापान, कोरिया एंड इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज द लिटिल फ्रांस ऑफ इंडिया? लिटिल फ्रांस ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लक्षद्वीप, ऊंची, शिमला या पुदुचेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? विश्व रंग मंच दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च या 28 मार्च? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पुडुचेरी कम इनटू बीइंग? यानी पुडुचेरी किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1952, 53, 54 और 55? फ्रांसीसी जब छोड़ के गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज नॉट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरल? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को देने हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।